प्यारे बच्चों, कक्षा 8 के इतिहास विषय में चौथा अध्याय ग्रामीण जीवन एवं समाज में आज इस वीडियो में आप भूमि संबंधी नीतियों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, ग्रामीण जीवन एवं समाज। ईस्ट इंडिया कंपनी मूलतः व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आई थी, किंतु तत्कालीन व्यवस्था, राजनीतिक परिस्थितियों एवं अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों से प्रभावित होकर इसने भारतीय राजनीति में सक्रिय भाग लेना शुरू कर दिया। इस तरह शीघ्र ही ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात अंग्रेज भारत में अपना राजनीतिक प्रभुत्व कायम करने में सफल हो गए। सन 1757 में प्लासी के युद्ध में सफलता के उपरांत यह व्यापारिक कंपनी एक राजनीतिक कंपनी बन गई। इसके भारत के साथ संबंध एक बड़े परिवर्तन के साक्षी थे। अब कंपनी बंगाल पर हुए अपने राजनीतिक नियंत्रण का उपयोग भारत में अपने व्यापार के विस्तार के लिए करती थी। अतः वह बंगाल से होने वाली आय को भारतीय वस्तुओं के निर्यात में निवेश करती थी। कंपनी ने अपनी राजनीतिक शक्ति का उपयोग तानाशाही के अर्थ में किया। उसने बंगाल के बुनकरों को अपने उत्पाद सस्ते तथा अपनी मनमर्जी की कीमतों पर बेचने के लिए बाध्य किया। इस कारण इन्हें अपने उत्पाद लाभ के बजाय हानि पर बेचने के लिए विवश होना पड़ा। इतना ही नहीं, उनके कार्य की स्वतंत्रता भी छीन ली गई। अनेक व्यक्तियों को कंपनी के लिए कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। इसके लिए उन्हें बहुत कम धन दिया जाता था। एक अन्य अति दुखद बात यह थी कि भारतीय उत्पादकों को अपना माल भारतीय व्यापारियों को बेचने की मनाही कर दी गई थी। कंपनी ने अपनी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के मार्ग में भारतीयों तथा विदेशियों दोनों को पूरी तरह से हटा दिया एवं उनके द्वारा बंगाल के शिल्पकारों को ऊंची कीमतें या मजदूरी देने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। अंग्रेजों की इस तरह की आर्थिक नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को परिवर्तित करने में विशेष भूमिका निभाई। इस अर्थव्यवस्था की संरचना एवं प्रकट ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं पर आधारित थी। आगे देखिए, भूमि संबंधी नीतियां। भारत के विभिन्न प्रांतों में अंग्रेजों ने भूमि संबंधी ऐसी नीतियां अपनाई जिनके परिणाम स्वरूप किसानों के साथ साथ जमींदार भी शोचनीय हालत का शिकार हो गए। ब्रिटिश शासन में भारतीय कृषि का व्यापारीकरण होने से भारतीय उद्योगों को पोषित होने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि 18वीं शताब्दी में भारत में औद्योगिक विकास ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम व अन्य यूरोपीय देशों के मुकाबले नाम मात्र का भी नहीं था। ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति के बाद अनेक सूती कपड़ा मिलें एक के बाद एक विकसित हो गई थीं तथा उनके लिए प्रचुर मात्रा में कच्चे माल की जरूरत पड़ती थी। इन मिलों की इसी जरूरत को पूरा करने के लिए अंग्रेजों ने भारत में कपास के उत्पादन में
वृद्धि करने के अनेक प्रयास किए, जिनके परिणाम स्वरूप भारत में कपास उत्पादन क्षेत्रों में वृद्धि हुई तथा समय के साथ साथ कपास का उत्पादन बहुत बड़ी संख्या में बढ़ा। भारत में चाय, नील तथा कॉफी के उत्पादन को भी विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया, क्योंकि विदेशी व्यापारिक बाजार में इनकी बहुत मांग थी। अधिकांश बागानों तथा पौधारोपण क्षेत्रों पर अंग्रेजों का नियंत्रण था। अन्य फसलों जैसे जूट पर भी अंग्रेजों ने अपना विशेष ध्यान दिया, क्योंकि जूट से बनी वस्तुओं की अमेरिका एवं यूरोप के बाजारों में भारी मांग थी। कृषि का व्यापारीकरण केवल अंग्रेज बागान मालिकों, व्यापारियों, उत्पादकों के लिए ही लाभप्रद था। अधिकांश भारतीय अंग्रेजों द्वारा भारतीय कृषि के व्यापारीकरण किए जाने के कारण बुरी तरह से आक्रोश के शिकार थे, क्योंकि इसके कारण खाद्यान्नों का उत्पादन करने वाला कृषि क्षेत्र बहुत कम रह गया था। अंग्रेजों की इस नीति का आखिरकार परिणाम यह निकला कि भारत अपनी जनसंख्या के लिए मात्र 2 वक्त की रोटी जुटाने में भी पूर्ण रूप से असमर्थ हो गया। इस तरह लोगों के भूखे मरने की नौबत आ गई। किसान उत्तरोत्तर दरिद्र होते चले गए। उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय हो गई तथा वे पूरी तरह से कर्ज में डूब गए। अतः वे आप आंतरिक युद्ध के लिए स्वतंत्र थे। ब्रिटिश शासन के प्रारंभ में बंगाल में क्लाइव तथा वारेन हेस्टिंग्स की भूमि से अधिक मात्रा में संभव आय प्राप्त करने की नीतियों ने इस सर्वनाश का नेतृत्व किया था, जिसकी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शिकायत करते हुए कहा था कि 1/3 बंगाल एक ऐसे जंगल के रूप में तब्दील हो गया है जिसमें केवल वन्य पशु ही रह सकते हैं। बाद में भी किसी ने इस स्थिति को सुधारने का प्रयत्न नहीं किया। सन 1795 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त नामक प्रणाली की स्थापना की गई। उसने भूमि कर को अधिक करने का निर्णय लिया। उनके द्वारा लागू की गई इस प्रणाली के तहत जमींदारों को मालिकाना अधिकार दिए गए तथा वे भूमि के स्थायी मालिक बन गए। भूमि कर एकत्र करने की सभी प्रणालियां इतनी अधिक अत्याचारपूर्ण थीं कि किसानों की मुसीबतें बहुत अधिक बढ़ गईं। रैयतवाड़ी तथा महलवाड़ी क्षेत्रों के किसान धीरे धीरे बुरी तरह से कर्ज में डूब गए तथा अधिक से अधिक भूमि साहूकारों, व्यापारियों, समृद्ध किसानों तथा अन्य धनाढ्य वर्ग के लोगों के हाथों में चली गई। जमींदार भूमि के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं देते थे। अत्याचारपूर्ण भूमि कर व्यवस्था के कारण किसानों को जमींदारों तथा साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता था। जब किसान प्राकृतिक आपदाओं के कारण निश्चित तिथि पर भूमि कर अदा कर पाने में स्वयं को असमर्थ पाते थे, तब उनके पास अपनी जोतों को बेचने या उन्हें गिरवी रखने के सिवा कोई अन्य रास्ता न बचता था। एक समय बाद उनके द्वारा अपने संकट के समय में गिरवी रखी गई भूमि ने भी उन्हें भूमिहीन बनाने में
विशेष योगदान दिया। इस प्रकार कृषि का खास पतन हुआ, क्योंकि किसान का भाग्य जिस भूमि से जुड़ा था उसके विकास या सुधार हेतु उसके पास न तो पर्याप्त धन था और न ही उपकरण। इस प्रकार 19वीं शताब्दी के अंत तक साहूकार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गंभीर अभिशाप बन गए थे और गांव में रहने वाले लोगों की दरिद्र स्थिति का प्रमुख कारण भी। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। सभी विद्यार्थी ग्रामीण जीवन एवं समाज भूमि संबंधी नीतियों को अपने शब्दों में लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।